नमस्कार आप सभी भावी शिक्षकों को, हमारे विज्ञ साथियों को और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। और आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं इस चैनल पर एक्टिव हूँ। इससे पहले काफ़ी दिनों तक के वीडियोज़ नहीं डाली गई हैं, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है हिंदी समाधान सीरीज के नाम से आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरे पाठ्यक्रम को खास करके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी, इन सभी या मास्टर कैडर के पाठ्यक्रम को कवर करते हुए एक वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, इसके पहले की वीडियोज जो हो चुकी हैं उनमें अभी तक के हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पर चर्चा कर ली है। उन सभी के बनने वाले प्रश्नों को, मुख्य प्रश्नों को ले लिया है और अब हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जो प्रश्न देख रहे हैं ये सभी जो है वो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। द्विवेदी युग के इसके पहले के वीडियो जो हो चुके हैं वो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से, जिसमें अभी तक की जितनी भी वीडियोज हुई हैं इस समाधान सीरीज के अंतर्गत उन सभी को रखा गया है। आप वहां पर कोई भी वीडियो आपको अलग से ढूंढने या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां पे मिल जाएंगी। इससे भी सरल उपाय ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर अभी तक की हमारी अपलोडेड सारी वीडियोज़ लाइव या पब्लिश जो भी हैं वो सभी वहाँ पर एक साथ मिल जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें और हम जो है कमेंट करें और आपको लिंक भी भेज देंगे, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न जो है वो 136 नंबर से शुरू हो रहा है। इसके पहले के 135 प्रश्न द्विवेदी युग के हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 136वें नंबर से, जिसमें कि आज का जो पहला प्रश्न है वो है, चातक खड़ा सोच खोले है, संपुट खोले शिव खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। प्रसिद्ध पंक्तियाँ गुप्त जी के किस संग्रह से अवतरित हैं? ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये इनके किस संग्रह से अवतरित हैं गुप्त जी के? इसका जो सही उत्तर है वो बताना है आपको। इसका सही उत्तर हम सीधे लेंगे, जो कि रचना है झंकार। यहाँ पर बिंदी नहीं लगी हुई है, इसको ध्यान से देखें। झंकार, झंकार से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। चातक खड़ा सोच खोले है, संपुट खोले शिव शिव खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। यहाँ पर कोई पूर्ण विराम, कोई कॉमा नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि वीडियो जो पीडीएफ है इसको एडिट किया गया है और उसमें कहीं कहीं चीज़ें छूट गई हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यही प्रश्न दोबारा से टाइप हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भयसी भवानी, भयसी भवानी के तब सेवा लागे करण पढ़बगा छूटी पंक्ति के रचयिता हैं। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है और इसलिए ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती रही है। भयसी भवानी के तब सेवा लागे करण पढ़बगा छूट, मतलब हमारी पढ़ाई जब छूटी तब हम क्या कर रहे थे, उस समय हम भैंसों की सेवा कर रहे थे, इसलिए हमारी पढ़ाई छूट गई थी। इस पंक्ति को किसने रचा है? इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किसकी है? इनमें से किस कवि की ये पंक्ति है जो कि आपको दिख रहा है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसका जो सही उत्तर है वो है हरिओद। ए ऑप्शन, जो कि इनकी रचना प्रिय प्रवास से ली गई है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद, पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीधर पाठक। सी ऑप्शन, इन्होंने कहा लिखो न करो लेखनी बंद, पंक्ति की रचनाकार, यानी कि उस समय लिखने पर बहुत ज़्यादा जो बल दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, जिसमें कि बहुत सारे तरह के व्यवधान आते थे और उस व्यवधान से बचने के लिए लोग जो है या तो लिखना छोड़ देते थे या लिखने की कोशिश कम करते थे, जिसके लिए श्रीधर पाठक ने ये पंक्ति लिखी थी, लिखो न करो लेखनी बंद। जो होगा देखा जाएगा। जैसे बात द्विवेदी युग की हो रही है, मैथिली शरण गुप्त की रचना थी भारत भारती, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और उन्हें उस रचना के लिए दंडित भी किया गया, उस रचना को जब्त भी कर लिया गया। तो जिसमें सच्चाई, समाज की सच्चाई जो है रखी जाती थी, उसे, क्योंकि अंग्रेजी शासन था उस समय, तो उसके द्वारा उन रचनाओं को प्रसारित होने से रोक दिया जाता था, जिसके कारण लोगों के अंदर थोड़ा सा निराशा का भाव आ जाता था, जिसके लिए यहाँ पर श्रीधर पाठक ने उनको प्रेरित किया कि लिखो न करो लेखनी बंद।
अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किसने किया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ तो जो माइकल मधुसूदन है, ये इनकी जो कृतियां हैं उसका मधुप उपनाम से अनुवाद किया गया है और ये बहुत ही फेमस कवि हैं जिनका कि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि हरिऔध हैं, किसने लिखा है। खासकर दो लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जो कि दोनों आपके सामने विकल्प में दिए गए हैं। तो अब क्योंकि इतने सारी चीज़ें एक साथ तो याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से उसके लिए कोई लॉजिक लगाना पड़ता है। तो मधुप जो है वो फिलहाल तो मैथिली शरण गुप्त ने उपनाम रख के इनका अनुवाद किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मैथिली शरण गुप्त का नाम माँ से है और मधुप भी माँ से लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो इसको हम एक लॉजिक में बांध सकते हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी भी माँ से शुरू होता है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा खंडन भी यहाँ पे बनता है। आपके अनुसार जो भी कुछ लगे वो से आप कर लें। लेकिन माइकल मधुसूदन, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किसकी कृतियों का अनुवाद किया है, तो क्योंकि मधुप लिखा है तो मधुप में मधु शब्द जो है वो मधुसूदन के मधु को लिया गया है, इसलिए आप विकल्प देख करके आराम से बता सकते हैं कि माइकल मधुसूदन की रचनाओं को अनुदित किया है। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? इस प्रश्न में ये उपनाम है ब्रज कोकिल, किसे कहा जाता था? इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता था। ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत, ये रचना पूछी गई है, ये रचना किसकी है? गुणवंत हेमंत, तो ये रचना है ए ऑप्शन, श्रीधर पाठक की गुणवंत हेमंत। आप देख रहे हैं चैनल संकल्प एकेडमी पर हिंदी समाधान सीरीज को इस समय, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ फॉर्म में आपको पूरे पाठ्यक्रम को कवर कराया जा रहा है। अभी हम द्विवेदी युग पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने अभी वीडियो को प्ले किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर लाइव सेशन में हैं तो अपने आंसर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है टाइप करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध, ये कुछ रचनाएं हैं जो कि यहाँ पर पूछी जा रही हैं। इन रचनाओं के रचनाकारों को पूछने के लिए पूरे प्रश्न का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि एक एक रचना दी गई है, उनके नीचे उनके ऑप्शन को दिया गया है और आपको उसमें सही ऑप्शन को टिक करना है। तो प्लासी का युद्ध रचना जो है वो किसकी है? इसका जो सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, जो कि बांग्ला से अनुदित रचना है। ये जो रचना है प्लासी का युद्ध, ये बांग्ला रचना है, ये बांग्ला से अनुदित रचना है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन, यानी सुमन के रचनाकार कौन है? तो ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगली रचना है हम विस्पाई जन्म के, ये रचना किसकी है? तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कविता कलाप, कविता कलाप किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म बताना है, इनमें से असंगत युग्म को छांटना है। तो सभी जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। इन रचनाओं को, इनकी रचनाकारों को ध्यान से देख करके और फिर उसमें से जो गलत है उसे आपको चुनना है। तो आप चुनते रहें, हम सही उत्तर को बताते हैं सीधे। सही उत्तर इसमें जो है वो है सी ऑप्शन, कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा जो है इसमें सोहनलाल द्विवेदी दिया गया है। सोहनलाल द्विवेदी इसके रचनाकार नहीं है, बल्कि ये श्रीधर पाठक की रचना है, इसलिए विकल्प सी जो है वो असंगत युग्म है। बाकी विनोबा स्तवन बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। अगला प्रश्न फिर से है, असंगत युग्म पहचानना है। इसमें से असंगत युग्म जो दिए गए हैं वो 4 विकल्प दिए गए हैं। हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, शंकर सरोज नाथूराम शर्मा शंकर, हिंडोला रत्नाकर, चुभते चौपदे राम नरेश त्रिपाठी। तो इनमें से जो असंगत है उसे छांटना है, उस ऑप्शन को चुनना है, तो वो है डी ऑप्शन, चुभते चौपदे। ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, बल्कि हरिऔध की रचना है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो असंगत हो जाता है। अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए।
सुमेलित करने के लिए ये रचनाएं आपको स्क्रीन पर दी गई हैं, इनके नीचे इनके कूट को दिया जाएगा। तो पहले आप इनको देख लें, यानी कि इस रचनाओं के रचनाकारों को। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयद्रथ वध, पाथेय, गर्भरंडा रहस्य, इनमें से इनके विकल्प को सीधे लेते हैं, कूट इनके नीचे दिए गए हैं। इस प्रकार से इसमें से कौन सा कूट सही है कि 1, 3, 4, 2, इसको मैच कर लेते हैं। पहले तो 1 में प्रिय प्रवास, हरिओद, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त, और 4 का मतलब है पाथेय, सियाराम शरण गुप्त, और 2 का मतलब है नाथूराम साहा। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि गर्भरंडा रहस्य जो रचना है वो है नाथूराम शर्मा शंकर की, प्रिय प्रवास हरिओद की है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की है, पाथेय सियाराम शरण गुप्त की है। इसलिए यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। देखते हैं, ये पेज जूम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन को ऐसे ही लेंगे। आपको उम्मीद है दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद की वीडियो में इनको रिपीट भी कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम 151 नंबर के प्रश्न को पूछते हैं, जिसमें कि आपको दिया गया है कि कवि एवं कविता संग्रह को सुमेलित करना है। रचना दी गई हैं और कवि दिए गए हैं, तो इनके क्रम को यहाँ पर सुमेलित करने के लिए नीचे कूट दिए गए हैं, जिनमें आपको सही विकल्प बताना है। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न में जो कूट होते हैं वो किसी एक रचना या 2 रचना के माध्यम से भी हमारे सही हो जाते हैं। तो इनको सही करने के लिए हम सीधे ऑप्शन को लेते हैं जो कि सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। बी का मतलब ए में 2 हरिओद की रचना है रसकलश, बी में 1 मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और सी में 3 यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कविता कलाप, रत्नाकर की रचना है हिंडोला। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होता है। और अगला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है उसे पहले ले लेंगे, नीचे वाले प्रश्न पर बाद में जाएंगे। 155 नंबर के प्रश्न को ले रहे हैं यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुप्त जी को साकेत की रचना करने की प्रेरणा सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे जो एक लेख था छद्मनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के लिखे लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिली थी, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये जो उन्होंने लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से, इसको पढ़ करके इन्हें साकेत की रचना करने की प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा में रसिकेंद्र नाम से किसने रचनाएं की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुप्त जी, यानी कि बी ऑप्शन। मैथिली शरण गुप्त जी ने रसिकेंद्र उपनाम से रचनाएं की हैं। ब्रजभाषा से मतलब मैथिली शरण गुप्त के नाम से उन्होंने खड़ी बोली में रचना की है, और रसिकेंद्र उपनाम से इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की है। प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था? ये रचना जो प्रिय प्रवास के नाम से हम जानते हैं, जो कि महाकाव्य के रूप में है, तो इसका जो सही उत्तर है, यानी इसका जो पहले नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? तो वो था सी ऑप्शन, ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप जो रचना है प्रिय प्रवास का पहले का नाम था, और इसके नाम से ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में इसका नाम बदल करके प्रिय प्रवास रखा गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 152 नंबर वाले प्रश्न को हम लेंगे सीधे इधर। इस पेज को हम जूम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको अगर देखने में असुविधा हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? वैसे मैं कोशिश करती हूँ पेज को जूम करने की, देखते हैं हो जाए तो हो जाए। सॉरी, ये नहीं हो पा रहा है।
हो गया। चलिए अभी हम 52 नंबर की बात कर रहे हैं। चलिए हो गया। तो कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है इनमें से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगावतरण किस छंद में लिखा गया। गंगावतरण का छंद पूछा गया है। गंगावतरण जो कि रत्नाकर की रचना है, इसका जो छंद है वो है रोला। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी। जनवादी काव्य की संज्ञा साकेत को किसके द्वारा दी गई है, इसका सही उत्तर जो है वो है डॉक्टर नगेंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। और जो अगला प्रश्न है, इसके पहले के हम कुछ प्रश्न ले चुके थे, उन्हें छोड़ देते हैं। प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था, ये प्रश्न शायद आपको नहीं दिखा हो, इसको रिपीट कर देते हैं। प्रिय प्रवास का पहले नाम था ब्रजांगना विलाप, जो किसी विकल्प में दिया गया है, ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिओत जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा। हरिओत जी को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गणपत चंद्रगुप्त। सी ऑप्शन, गणपत चंद्रगुप्त ने हरिओत जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी रचना कौन सी है। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बना करके जो रचना लिखी गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विष्णुप्रिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और ये गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने जैसे कि साकेत में उर्मिला को आधार बना करके रचना की, वैसे ही विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बना करके इस काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी गई रचना कौन सी है। कार्ल मार्क्स की पुत्री को आधार बना करके जैनी, जिसका नाम था जैनी, उस पर लिखी गई रचना कौन सी है इनमें से, तो उस रचना का नाम है जैनी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैथिली शरण गुप्त ने जैनी के नाम से जैनी पर यह रचना की है, जो कि कार्ल मार्क्स की पुत्री है। कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सवाद के समर्थक या प्रवर्तक भी कह सकते हैं, इनकी पुत्री जैनी पर यह काव्य रचा गया है। तो इस प्रकार से हमने 160 प्रश्न जो द्विवेदी युग के थे उनको आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की वीडियो में हम छायावाद युग के प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं आधुनिक युग हमारा चल रहा है। आधुनिक युग में हमने भारतीय युग, द्विवेदी युग के प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया है और इसके बाद हम नए वीडियो में नई क्लास में छायावाद युग को शुरू करेंगे। तो छायावाद युग के प्रश्नों को पाने के लिए, उन वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वीडियोस के लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। और अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मैं कुछ लोगों के नाम जरूर लेना चाहती हूँ जिन्होंने कि मुझे जो है यहाँ पर जो भी मुझसे गलत उत्तर हो गया है किसी भी कारणवश, उसे यहाँ पर भूल सुधार करवाई है कमेंट के माध्यम से। उनमें से योगेंद्र जी हैं और XXX नाम से कोई जो कि मैसेज करते हैं, इनका कोई नाम नहीं है, XXX वहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में जो एक हैं वो हैं अमित कुमार जी। और बाकी लोगों के जो सुझाव आते हैं उनमें सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अगली वीडियोज़ में भी देखें, अच्छी लगे ज़रूर सराहें और अगर कोई कमी लगे तो उसे भी ज़रूर बताएं। साथ में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी शक संदेह हो उसे ज़रूर साझा करें, जिससे कि ये जो मेरी बुक है इसका लेखन मेरा ये पहला प्रयास था। इसमें कुछ गलतियाँ हैं जिनको कि मुझे अगले संस्करण में करेक्शन भी करना है और अगर वो गलती बस आप तक पहुंच जाता है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसे करेक्शन करवाएं। तो आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं कल की रात में क्लास 9 बजे फिर से नए टॉपिक के साथ, छायावाद युग के साथ। और इसी तरह से हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए आप तक वीडियोज़ पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, केवल लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, शुभ संध्या और शुभ रात्रि।